सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पे आप सभी लोगों का स्वागत है। और मैं हूं आपका मेंटर अमित गुप्ता। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी के बारे में, बायोलॉजी। और हम इसमें पढ़ने वाले हैं जेनेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हमें जेनेटिक्स पढ़ते दौरान हमें यूज में आएगा, ताकि मैं आपको जब मैं पढ़ा सकूं इनहेरिटेंस जब मैं आपको मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस या जेनेटिक्स का इवोल्यूशन पढ़ा सकूं। इन सारे चैप्टरों में जो जो टर्म्स हमें इंपॉर्टेंट रहेंगे, मैं उन सारे टर्म्स को पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूं, ताकि बाद में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बेसिकली बेटा, व्हाट इज जेनेटिक्स? जेनेटिक्स आखिर होता क्या है? मेरा क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज जेनेटिक्स, व्हाट इज बेसिकली जेनेटिक्स? तो the branch of science which deals with the study of heredity and evolution। क्या है? हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। ओके, तो व्हाट इज बेसिकली जेनेटिक्स? तो जेनेटिक्स बेटा क्या होता है? हेरिडिटी और इवोल्यूशन की जब हम पढ़ाई करते हैं तो उस ब्रांच को जिसके तहत हम इसे पढ़ रहे हैं उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम जेनेटिक्स बोलते हैं। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम जेनेटिक्स बोलते हैं। और हम क्या क्या जेनेटिक्स में पढ़ते हैं? हम हेरिडिटी और इवोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज बेसिकली हेरिडिटी? तो हेरिडिटी आखिर होता क्या है? तो हेरिडिटी जो है बेटा, वो आपका, हम जब इनहेरिटेंस के बारे में स्टडी करते हैं, अब देखो बड़े बड़े टर्म्स आ रहे हैं। इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस का मतलब कुछ नहीं है, ट्रांसफर है। ट्रांसफर को हम लोग कुछ अच्छे शब्दों में इनहेरिटेंस बोल रहे हैं। तो जब हम किसी भी कैरेक्टर, किसी भी गुण, आपके अंदर किसी भी कोई गुण है, मतलब आपकी नाक कैसे है, आपकी आंख का कलर ब्राउन है, रेड है, ब्लैक है, एक्सेट्रा जो भी है, आपके कान की साइज ऐसे है, मतलब आपका ये लोब लोब ऐसे नहीं है। तो जो भी सारी चीजें बेटा, ये सारी कैरेक्टर्स हैं जो हमें अपने पेरेंट्स से मिली हुई है, या तो आपको मम्मी से या तो आपके पापा से मिली हुई है। ठीक है, तो उसी के स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी के स्टडी को हम लोग हेरिडिटी बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर एक और टर्म आता है बेटा कि हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के पिता कौन है? तो देखो, जेनेटिक्स के जो पिता हैं उन्हें हम ग्रेगोर जॉर्ज मेंडल के नाम से जानते हैं। और ये मेंडल साहब जो थे ना, ये मैथमेटिशियन थे, इसीलिए इन्होंने बहुत सारे इक्वेशंस दिए हुए हैं, बहुत सारे क्रॉस किए हुए हैं। इसका रीजन ये है कि जो ग्रेगोर जॉर्ज मेंडल साहब थे वो एक मैथमेटिशियन थे। उसके बाद फिर आता है कि हमारे एक्सपेरिमेंटल फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? तो हमारे एक्सपेरिमेंटल फादर ऑफ जेनेटिक्स जो हैं उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? वो हमारे एक्सपेरिमेंटल फादर ऑफ जेनेटिक्स जो हैं वो मॉर्गन साहब हैं, टीएच मॉर्गन साहब हैं। और ये मॉर्गन साहब ने क्या किया था? कौन है? टीएच मॉर्गन है। और इन्होंने किस पे काम किया था? ड्रोसोफिला देखो, उन्होंने किस पे काम किया था? उन्होंने काम किया था ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर के ऊपर काम किया था। और ये देखो, जब हम कोई भी नाम स्पीसीज और स्पीसीज का जब हम कोई नाम लिखते हैं, तो स्पीसीज और जीनस का जब नाम लिखते हैं तो आपको पता है इटैलिक्स में लिखते हैं और अंडरलाइन कर देते हैं, और कैपिटल लेटर यहाँ पे स्टार्टिंग में होता है, बाकी सब स्मॉल लेटर्स में होते हैं। ठीक है, तो ये बेटा ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर पे काम किया था। इसके पीछे का रीजन ये था ना कि जो
इनकी जनरेशन जो थी वो ज़्यादा टाइम तक सरवाइव नहीं कर सकती थी। 1 हफ्ते 2 हफ्ते के बाद इनकी जनरेशन जो थी वो आगे आती जाती थी, जिसकी मदद से क्या होता था कि स्टडी कर पाना इस सारी चीज़ों को बहुत ही इजी था। हम इस पे कैरेक्टर की स्टडी बहुत आसानी से कर पा रहे थे टी एच मॉर्गन साहब। और टी एच मॉर्गन साहब जो थे ना, इन्होंने ही हमें कुछ ड्रॉबैक्स तो नहीं कह सकते, हाँ करेक्शन किया था इन्होंने किसके, जो ग्रिगोर्ज और मेंडल साहब ने कुछ जो लॉज दे रखे थे, जैसे कि उन्होंने 3 लॉ दिए थे। अभी हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे कि उन्होंने 3 लॉ कौन कौन से दिए थे। और अब एक और नाम आता है कि एक हु इज द फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स। ह्यूमन जेनेटिक्स के फादर कौन थे? तो ह्यूमन जेनेटिक्स के जो फादर थे वो ए.के. गैरॉड थे। ए.के. गैरॉड, ए.के. गैरॉड थे। और इन्होंने बेटा एक डिजीज पे काम किया था, एक डिजीज के बारे में, जेनेटिक डिजीज के बारे में खोज किया था, जिसका नाम था एल्केप्टोनिया। ठीक है, इसमें क्या होता था, यूरिन का कलर जो था वो ब्लैक हो जाता था। तो ये एल्केप्टोनिया पे इन्होंने खोज किया था, जहां पे फ्यूमरेट करके एक हमारी सब्सटेंस बनने लगती थी, एक एंजाइम के एब्सेंस के कारण वहां पे फ्यूमरेट बनने लगता था। तो यहाँ से एक लॉ आया था, एक कॉन्सेप्ट आया था कि 1 म्यूटेंट जीन इज 1 पैथोबोलिक ब्लॉकेज। 1 म्यूटेंट जीन इज 1 पैथोबोलिक ब्लॉकेज, कि अगर कोई भी एक जीन म्यूटेट हो जाता है तो आपका क्या हो जाएगा, एक पाथवे का ब्लॉकेज हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज बेसिकली, हम बच्चे को देखे हैं कि वो बच्चा हमेशा जीन, क्रोमोसोम्स, डीएनए, इन सारी चीजों में बहुत कंफ्यूज सा रहता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज बेसिकली डीएनए। तो डीएनए को, जो हम लोग डीएनए डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड आखिर क्या है? ये जेनेटिक मटेरियल, वो कौन सा जेनेटिक मटेरियल है जिससे हमारी कैरेक्टर ट्रांसफर होती जा रही है, वो था न्यूक्लिक एसिड। अब मैं आपको बता दूं कि आपको जब चैप्टर में पढ़ाऊंगा उसमें एक आता है सर्च फॉर द जेनेटिक मटेरियल, जहां पे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए, इन सारे में भी खोज किया गया था कि जेनेटिक मटेरियल कौन सा था पहले के समय में। ठीक है, तो आपको मैं बताऊं कि आपका जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो बेसिकली कुछ नहीं होता है, वो न्यूक्लिक एसिड, यहाँ पे पहले टॉपिक लिखते हैं न्यूक्लिक एसिड। और ये क्या है, ये लॉन्ग पॉलीमर चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड का लॉन्ग पॉलीमर चेन है। और ये न्यूक्लियोटाइड क्या है? तो न्यूक्लियोटाइड से पहले हम लोग जानते हैं कि न्यूक्लियोसाइड क्या है। न्यूक्लियोसाइड क्या है बेटा? तो देखो जरा ध्यान देना कि न्यूक्लियोसाइड जो है ना बेटा, ये न्यूक्लियोसाइड आपका किससे मिलके बना हुआ है? तो न्यूक्लियोसाइड जो है वो नाइट्रोजन बेस और क्या, नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर से मिलके बना हुआ है। ठीक है, नाइट्रोजन बेस और शुगर से मिलकर आपका न्यूक्लियोटाइड बना हुआ है। लेकिन अब यहीं पे न्यूक्लियोसाइड की बात की जाए, तो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड की बात की जाए, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि न्यूक्लियोसाइड प्लस व्हाट, फॉस्फोरस। और हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, फॉस्फेट आयन। ठीक है बेटा, फॉस्फेट आयन। अब ये दोनों आपस में कैसे लिंक रहते हैं वहां पे हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या बनता है, एक बॉन्ड होता है जिसको हम बोलते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। एंड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं। इसकी मदद से ये दोनों आपस में कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूं कि जो एक सेकंड, मैं आपको बात करता हूं कि एक सेकंड, जस्ट वेट अ सेकंड, लेट मी इरेज। हाँ, तो ये जो आपका न्यूक्लियोटाइड है, ये न्यूक्लियोटाइड आपका 2 भाग में है। एक तो आपका पहले आरएनए है,
फिर आपका डीएनए है। अब देखो बेटा आरएनए और डीएनए में डिस्कस करते हैं हम लोग थोड़ा। तो ये जो आरएनए है, ये आरएनए में हमारा पहला डिफरेंस तो ये है कि इसके पास जो शुगर होता है ना बेटा, ये शुगर जो है ये कौन सा शुगर है, ये राइबोस शुगर है, राइबोस शुगर है। और ये राइबोस शुगर कैसा होता है, ये पेंटोज होता है, इसमें मतलब 5 कार्बन आपको मिल सकते हैं, ठीक है, 5 कार्बन मिलते हैं। और यहाँ का जो शुगर होता है वो डीऑक्सी राइबोस पेंटोज शुगर, डीऑक्सी राइबोस पेंटोज शुगर यहाँ पे मौजूद होता है, ठीक है। दूसरी चीज डिफरेंस देखते हैं। दूसरा डिफरेंस ये होता है कि आरएनए में क्या होता है बेटा, आरएनए में जो नाइट्रोजन बेस होते हैं, हमारे पास कुल मिला के कितने नाइट्रोजन बेस है, हमारे पास नाइट्रोजन बेस जो है वो प्यूरीन और पिरामिडीन है, ठीक है, प्यूरीन है, पिरामिडीन है। प्यूरीन का आइडेंटिफिकेशन कैसे किया जाता है बेटा, यहाँ पे 2 आपको ऐसे रिंग मिलते हैं, ठीक है, 2 रिंग आपके रहते हैं जिससे हम प्यूरीन और पिरामिडीन में डिफरेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो और यहाँ पे सिंगल रिंग होता है, ठीक है। अब इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जो प्यूरीन है वो क्या क्या है। तो देखो प्यूरीन जो होता है बेटा वो आपका पहला है एडेनोसिन, वो पहला आपका कौन सा है, पहला आपका है एडेनोसिन, दूसरा आपका है गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन, ठीक है बेटा। ये आपके 5 आपको नाइट्रोजन बेसेस देखने को मिल जाएंगे कि प्यूरीन में एडेनोसिन, गुआनिन और पिरामिडीन में साइटोसिन, यूरासिल और थाइमिन होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, ये दोनों जो है ना एडेनिन और गुआनिन जो है प्यूरीन, ये दोनों में होते हैं। मतलब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि आपको यहाँ पे क्या क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आपको एडेनिन गुआनिन, यहाँ पे भी आपको एडेनिन गुआनिन दोनों मिल जाएगा बेटा, ठीक है। पहली चीज तो ये है, कॉमन क्लियर हो गया। पिरामिडीन में क्या क्या मिलता है, पिरामिडीन में यहाँ पे साइटोसिन मिलेगा और यूरेसिल मिलेगा, लेकिन यहाँ साइटोसिन और थाइमिन मिलेगा। ये याद रखना है आपको, ये डिफरेंस जरूर याद रहे कि यूरेसिल और थाइमिन होता है, ठीक है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये जो थाइमिन है, थाइमिन में एक्स्ट्रा मिथाइल ग्रुप की वजह से, क्या एक्स्ट्रा मिथाइल ग्रुप की वजह से, जिसको CH3 बोलते हैं, स्टेबिलिटी थाइमिन की ज्यादा है, ठीक है। पहला चीज तो डीऑक्सी राइबोस पेंटोज शुगर जो था वो राइबोस शुगर से ज्यादा स्टेबल था। दूसरा चीज आपका ये जो यूरेसिल से ज्यादा थाइमिन स्टेबल है। तो आपको थोड़ा सा दिमाग में ये चीज जा रहा होगा कि डीएनए कुछ ज्यादा स्टेबल तो नहीं है। हाँ जी बेटा, डीएनए आपका आरएनए से ज्यादा स्टेबल है। तो आइए एक थर्ड पॉइंट और है जिसको स्टेबिलिटी पे 4 चांद लगा देते हैं डीएनए के। तो वो थर्ड जो चीज है बेटा, इसकी स्टेबिलिटी पे जो 4 चांद लगाने वाला है वो ये है कि जो डीएनए है ना वो डबल हेलिकल मॉडल होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है बेटा। डबल स्टैंडर्ड का अर्थ ये है कि डीएनए आपको कुछ इस हेलिक्स के फॉर्म में दिखता है और ये सिंगल स्टैंड होता है बेटा, जिसकी वजह से डबल स्टैंड ज्यादा स्टेबल है सिंगल स्टैंड के मुकाबले। तो जो इसके 4 चांद लगा देता है। तो आपको इसका डिफरेंस क्लियर हो चुका होगा आरएनए और डीएनए में। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड वालों के लिए भी, और आपको अदर कंपटीशन एग्जाम में इन पे क्वेश्चन आना लाजमी सा है कि यूरासिल, थाइमिन, राइबोज, ये सारी चीजों पे आपको क्वेश्चन आना बहुत ही कॉमन है, ठीक है। आरएनए और डीएनए में आपको डिफरेंस क्लियर हो चुका होगा और न्यूक्लियोटाइड आपको क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो जरा एक और बात आपसे मैं पूछ लूं, इसी बातों में ही इशारा हो गया, और आपसे मैं एक सवाल पूछ लेता हूं कि आप हमें बताइए कि डीएनए जो है वो बेटा एसिडिक इन नेचर है कि बेसिक इन नेचर है। मेरा अर्थ ये है कि अगर मैं इसे मान लेते हैं मैंने डीएनए को NaOH में डाल दिया, तो क्या ये पानी देगा या हाइड्रोजन गैस या कुछ भी देने वाला है? एसिडिक कैरेक्टर ये शो करेगा लिटमस पेपर के साथ? बताइए।
आप सभी जनता से मेरा सवाल है कि डीएनए एसिडिक है या बेसिक है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि डीएनए जो होता है बेसिकली ये बेटा एसिडिक इन नेचर होता है, ठीक है। दूसरा सेकंड चीज इसमें ये है कि डीएनए आपका पॉजिटिवली चार्ज है या निगेटिवली चार्ज है। तो देखो बेटा बहुत कॉमन सी चीज है कि डीएनए आपका निगेटिवली चार्ज है। अब इसके पीछे का रीजन आपको मैंने बताया था कि न्यूक्लियोटाइड में एक फॉस्फेट आयन का जिक्र करते हैं जो कि है PO3 2 ये फॉस्फेट आयन का जिक्र करते हैं। और जैसे ही हमने इसका जिक्र किया वैसे ही हम बेफिक्र होकर यहाँ पे -2 चार्ज देख सकते हैं, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि डीएनए जो है वो बेटा आपका कैसा होता है, डीएनए आपका निगेटिव चार्ज होता है। अब कोई आपसे ये भी पूछ सकता है कि क्या इस हिसाब से आरएनए आपका निगेटिव चार्ज है? बताइए जनता, क्या जनता जानना चाहती है आपसे कि आरएनए भी निगेटिव चार्ज है? जी बिल्कुल, आरएनए भी निगेटिव चार्ज ही है बेटा, क्योंकि वहां पे भी फॉस्फेट आयन प्रेजेंट है, ठीक है। आपको ये चीज क्लियर होना चाहिए। आरएनए के बारे में तो कोई आपको जल्द बताएगा ही नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं, मूव करेंगे और हम लोग इस पे देखेंगे कि अब बेटा हम थोड़ा सा बात करने वाले हैं कि डीएनए आपके ह्यूमन जीनोम्स में जो जेनेटिक मटेरियल का जो वो हमारे पास है नाइट्रोजन बेस पेयर जो होते हैं वो कितने होते हैं। तो आइए हम थोड़ा हैप्लॉइड कंटेंट जानते हैं। हैप्लॉइड का मतलब N और डिप्लॉइड का मतलब 2N। मतलब यहाँ पे हम 46 क्रोमोसोम की बात करेंगे और यहाँ पे आप कर सकते हैं 33 क्रोमोसोम की बात करने वाले हैं हम। तो आइए बच्चों थोड़ा सा देखते हैं। आई होप आप बोर नहीं हो रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो हैप्लॉइड कंटेंट होता है वो हमारा कितना होता है, वो हमारा होता है 3.3 × 10⁻⁹ बेस पेयर × 10⁹ होता है, 9 बेस पेयर्स आपको मिलते हैं, ठीक है। और हम डिप्लॉइड की जब बात करेंगे तो यहाँ पे 2 × 3.3 × 10⁹ बेस पेयर की हम बात कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। यहाँ पे आ जाएगा 6.6 × 10⁹ बेस पेयर, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा हम बात करेंगे इस पे थोड़ा सा हम और आगे की बात करना चाहते हैं आपसे कि जरा मुझे आप बच्चों ये बताओ, मुझे आपसे एक सवाल जानना चाहता हूं मैं कि ये जो डीएनए मैंने आपको बताया कि डीएनए डबल हेलिकल मॉडल है, तो इसका जो विड्थ होता है ना बेटा, ये और ये यहाँ पे क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलती है। आपको मैं बता दूं कि ये डीएनए का ये जो डबल हेलिकल मॉडल दिया गया था वॉटसन एंड क्रिक के द्वारा, जो कि कहा जाता है कि ये चोरी कमाल है। चोरी कमाल इसलिए है बेटा क्योंकि उस समय मैडम क्यूरी जो थी वो रेडियोएक्टिविटी यूरेनियम पे काम कर रही थी। तो वहां से कहा जाता है कि इन्होंने एक्सरे से वहां से ऐसे कुछ करके चोरी किया था, ठीक है। तो यहाँ पे जो होते हैं, मान लीजिए एक स्टैंड बेटा यहाँ पे ये है, जरा इसको सही से बनाए और आपको मैं थोड़ा आपको सही से दिखाऊं ये सारी चीजें। तो आइए देखते हैं। तो मान लेते हैं ये 2 स्टैंड है। तो पहला स्टैंड जो है बेटा मान लेते हैं, इस पे कह देते हैं, अभी मैं यहाँ पे बताऊंगा। यहाँ पे मैंने 3' to 5' क्यों लिख दिया, यहाँ पे 5' to 3' क्यों लिख दिया है। इसका अर्थ ये है ना बेटा कि हमारा डीएनए की जो रीडिंग होती है वो 3' 5' और 5' 3' होता है। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंटी पैरेलल स्टैंड होते हैं बेटा, आपस में ये एंटी पैरेलल डायरेक्शन में होते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि आपको ये जो है, ये जो स्टैंड जो बना हुआ है बेटा, ये जो स्टैंड बना हुआ है ये फॉस्फेट और शुगर का होता है, फॉस्फेट और शुगर की मदद से होता है। और यहाँ पे ये जो सीढ़ी की तरह इसको जो कनेक्ट करने का काम करती है वो बेटा कौन करता है, वो हमारा वो आपका हमारा नाइट्रोजन बेसेस करते हैं। तो क्या बेटा आप बता सकते हैं कि यहाँ पे भी प्यूरिन हो, यहाँ पे प्यूरिन हो। प्यूरिन से मैं क्या कहना चाहता हूँ, जरा याद ध्यान दीजिए, प्यूरिन और पिरामिडीन CUT। और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं डीएनए का, इसलिए यू को मिटा देंगे, सी और टी रहेगा और यहाँ पे ए और जी रहेगा, ठीक है। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन। तो क्या बेटा यहाँ पे
प्यूरिन ही हो, एडेनिन ग्वानिन ऐसे पेयर कर लें, साइटोसिन थाइमिन ऐसे पेयर कर लें, ऐसा नहीं होता है बेटा। ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि प्यूरिन और पिरामिडिन आपस में बेस पेयरिंग करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि इससे ज्यादा स्टेबिलिटी मिलती है हमें डीएनए स्टैंड में। तो आइए देखते हैं जरा, मान लेते हैं यहाँ पे मैंने एडेनिन लिख लिया है, यहाँ पे मैंने साइटोसिन लिख लिया है, यहाँ ग्वानिन लिख लिया है, यहाँ थाइमिन लिख लिया है। अब ये पेयरिंग कैसे कैसे करेगा? तो अगर यहाँ एडेनिन है तो इसके अपोजिट मिलेगा हमें, क्या मिलेगा जरा याद कर लीजिए कि एडेनिन डबल बॉन्ड थाइमिन और साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड ग्वानिन। ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कौन से बॉन्ड है? ये बेटा आपके हाइड्रोजन बॉन्ड है। याद रखिएगा कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड आपको मिलता है। थोड़ा देखिए तो एडेनिन के साथ 2 डबल बॉन्ड बनाएगा थाइमिन, साइटोसिन के साथ 1 2 3 बॉन्ड बनाएगा ग्वानिन, ग्वानिन के साथ 1 2 3 बॉन्ड बनाएगा साइटोसिन, और थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा एडेनिन। ठीक है, आपको ये बात क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इसके जो विड्थ है इसको मेंटेन रखने के लिए हमने पिच लेंथ फाइंड कर रखी है, जो कि कितना आता है? वो आता है 34 एंगस्ट्रॉम आता है। ठीक है, ये 34 एंगस्ट्रॉम आता है इसकी वैल्यू जो है, और अगर हम उसमें बात करेंगे तो वो 3.4 नैनोमीटर आएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब जब हम बेटा पिच को डिप्लॉयड कंटेंट मतलब नाइट्रोजन के बेस पेयर से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, मतलब इस नंबर को अगर हम यहाँ पे 34 एंगस्ट्रॉम मतलब 10 पे घात -10 गुणे 6.6 इंटू 10 पे पावर 9 अगर इससे मल्टीप्लाई करें ना बेटा, तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है? यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ मिल जाता है 2.2 मीटर। 2.2 मीटर हमें मिल जाता है। क्या मिल जाता है बेटा? 2.2 मीटर लगभग हमें डीएनए का साइज मिल जाता है। हमें इतना लेंथ है जो डीएनए का, ये हमें मिल जाता है। अब जरा मुझे एक बात बताओ कि इतना लंबा डीएनए जो है वो न्यूक्लियस के अंदर आया कैसे? मान लेते हैं हमारा न्यूक्लियस को कैसे मैं एक्सप्लेन करूं। इस कमरे में अगर मैं एक सुई ले आता हूं तो सुई का एक जो निप होगा ना बेटा, उस निप के बराबर डीएनए होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये निप है तो इस निप के बराबर आपका न्यूक्लियस होगा। तो इतना छोटा न्यूक्लियस में 2.5 मीटर मतलब लगभग 2.5 मीटर मतलब बेटा इतना बड़ा कैसे हम डीएनए को डाल दिए हैं? तो ये कंडेंसेशन कैसे हुआ? अब याद रखिएगा कि डीएनए में एक हमारे पास हिस्टोन प्रोटीन आता है। हिस्टोन प्रोटीन स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है, आई थिंक करेक्ट है। तो हिस्टोन प्रोटीन जो है वो पॉजिटिव होता है और कैसा होता है? ये बेसिक होता है। और डीएनए कैसा होता है? ये निगेटिव होता है और एसिडिक होता है। ठीक है, ये दोनों चीजें जो है आपस में कंबाइन करेंगी और कंबाइन करके क्रोमाटीन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? क्रोमाटीन में न्यूक्लियोसोम बनाएंगे, न्यूक्लियोसोम्स बनाएंगे। ठीक है, न्यूक्लियोसोम बनाएंगे। अब न्यूक्लियोसोम्स पे ये जो हमारा हिस्टोन प्रोटीन है ये खूब अच्छे तरीके से बाइंड हो जाएगा और ये क्या बनाएगा? ये बेटा बनाएगा ऑक्टामर बनाएगा। ऑक्टामर एनसीईआरटी की सारी लाइनें हैं बेटा। ऑक्टामर बनाएगा। ऑक्टामर मतलब ये ब्रीड लाइक मोती के समान ये स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ब्रीड जिसको बोलते हैं, ब्रीड लाइक स्ट्रक्चर इट विल बी अपीयरिंग टू यू। ओके, सो आफ्टर दैट ऑक्टामर व्हाट इट गोइंग टू फॉर्म? इट गोइंग टू फॉर्म क्रोमाटिन। क्रोमाटिन बनाएगा। ठीक है बेटा, what will it form? It will form chromatin. So where all these things is happening? Actually all these things is happening in S phase, जहाँ डीएनए का हम देखते हैं कि डीएनए हमारा कैसे क्रोमोसोम बन रहा है। तो ये all these things are happening in S phase और ये हमें मेटा फेज में क्रोमोसोम्स अपीयर होते हुए दिखाई देंगे। तो क्रोमाटिन फाइबर ऐसे हो गया बेटा, क्रोमाटिन हो गया। क्रोमाटिन से आपको क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पे आपको मिलेगा क्रोमाटिन फाइबर, क्रोमाटिन फाइबर। और यहाँ पे कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन इस पे कंबाइन हो जाएंगे और कंबाइन करके आपको क्या फाइनली देखने को मिलेगा? क्रोमोसोम्स देखने को मिलेंगे। तो आपको क्या डीएनए और क्रोमोसोम्स में डिफरेंस पता हो चुका है? जी हाँ, बिल्कुल आप जान चुके हैं डीएनए और क्रोमोसोम्स के बारे में। तो आइए हम और आगे देखते हैं कि आपको क्रोमोसोम्स अब क्लियर हो चुका होगा कि क्रोमोसोम्स और डीएनए आखिर है क्या। ठीक है बेटा, अच्छा आते हैं और आगे जानेंगे हम।
तो आपको एक चीज ये याद हो गया कि क्रोमोसोम्स के जब बन जा रहा है तो क्रोमोसोम्स के ही अंदर डीएनए होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट गाइस? या इट्स ट्रू दैट क्रोमोसोम्स के ही ऊपर बोलो या अंदर ही डीएनए होगा। अब जरा एक बात याद रखना, मान लो ये मेरा डीएनए है, मैंने इतना हिस्सा टुकड़ा इसका काट लिया, मैंने ये सारे हिस्से मैंने हटा दिए, मैंने इतना हिस्सा काट लिया, तो व्हाट विल इट बी इफ इट इज द फंक्शनल यूनिट ना बेटा। अगर ये फंक्शनल है मतलब ये दूसरे जनरेशन में जा रहा है तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम जीन्स बोल देंगे, इसे हम जीन्स बोल देंगे। तो जब बेटा हम क्रोमोसोम्स बनाते हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज द क्रोमोसोम, बेसिकली दिस इज द क्रोमोसोम, ये पॉइंट काइनेटोकोर्स बोलते हैं इसको। अच्छा ये भी जान लो, काइनेटोकोर्स बोलेंगे। और यहाँ पे ये जो है इसको क्रोमाटीड बोलेंगे, क्रोमाटीड बोलेंगे। क्रोमाटीन अलग है, क्रोमाटीड अलग है, ठीक है। और ये हमारा सिस्टर क्रोमाटीड हो जाएगा, ठीक है। ये सिस्टर मतलब अगर एक और आएगा तो यहाँ पे सिस्टर क्रोमाटिड्स बोलेंगे, ठीक है। ऐसे सारी चीजें ये हम सेल चैप्टर में पढ़ेंगे। बेसिकली ये चीज हम सेल चैप्टर में पढ़ेंगे, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो, अब ये जो क्रोमोसोम्स मैंने बनाया था, ये क्रोमोसोम है, इसके अंदर डीएनए था। मान लेते हैं ये फंक्शनल सेगमेंट है, तो इस फंक्शनल सेगमेंट को अगर मैंने ए नाम रख दिया तो बेटा ये जो ए है ना, ये ए आपका जीन है। इज दैट क्लियर टू यू? ए आपका जीन है। सपोज करते हैं यहाँ पे एक सिस्टर क्रोमाटिड आ गया है, तो अब जरा याद रखिए, सिस्टर क्रोमाटिड आ गया है, यहाँ पे मैंने एक फंक्शनल सेगमेंट और लिया, यहाँ पे एक कैपिटल ए लिख दिया। अब एलील क्या होता है बेटा, जरा ध्यान दीजिएगा, एलील क्या होता है? एलील बेसिकली क्या है? दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स, दो होमोलोगस मतलब एक जैसे दिखने वाले दो क्रोमोसोम्स पे ये जो हमारे ए और कैपिटल ए और स्मॉल ए है ना, वो बेटा ये आपका एलील है। जरा इसको याद रखिए, ये कैपिटल ए और स्मॉल ए में से ये ए अलग एलील है और स्मॉल ए एक अलग एलील है, और ये ए बी जो है ये हमारा जीन है। इज दैट क्लियर टू यू? डेफिनेशन आपको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपके बुक में दिया नहीं है, तो आई थिंक ये पूछेगा नहीं, लेकिन आपको इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही मज़ेदार चैप्टर को मेरे साथ पढ़ने के लिए आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी आपको इससे रिलेटेड दुविधा है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप करें। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं कौन सा चैप्टर? अपने जेनेटिक्स का इनहेरिटेंस चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और ये पहला टॉपिक उसका क्लियर हो चुका है, जहाँ पे मैं अब आपको बताऊंगा जॉर्ज मेंडल साहब के एक्सपेरिमेंट के बारे में, उनके लॉ के बारे में। उन्होंने कौन सा ऐसा प्लांट खोजा था जिसपे उन्होंने काम किया था, जिसका नाम था पिस्सिवम सटाइवम, जिसको हम गार्डन पी बोलते हैं, क्योंकि पी बोलोगे तो बेटा कि डिफरेंट वेराइटीज होते हैं, तो सटाइवम वेराइटी वो जीनस उसका था, तो पिस्सिवम सटाइवम वो चीज़ थी। तो आगे हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच।